नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। तो देखिए, आखिरकार ट्रंप ने जो रास्ता पकड़ा था, क्या अब वो उस रास्ते पर अकेले चलते चलते थक गए हैं या फिर उनका हृदय परिवर्तन होने लगा है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान अभी अभी सामने आया है। अपने बयान में ट्रंप ने कहा है कि ऐसा लगता है हमने भारत और रूस को गहरे अंधेरे चीन के हाथों खो दिया। आशा है कि उनका साथ लंबा और समृद्ध भविष्य लेकर आए। अजीब बात यह है कि ट्रंप ने अपने पोस्ट के साथ एक तस्वीर भी शेयर की है। यह तस्वीर हाल के एससीओ मीटिंग के दौरान की है, जिसमें पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग साथ दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ट्रंप की इस बेचैनी की वजह कहीं ये तो नहीं है कि अमेरिका के सिर से ग्लोबल लीडर का ताज छिनने लगा, क्योंकि भारत, रूस और चीन के तीनों राष्ट्र प्रमुख ने अघोषित तौर पर नया वर्ल्ड ऑर्डर बना लिया, जिस वजह से ट्रंप नर्वस हो गए। या फिर ट्रंप ने अपने उन करीबियों की बात सुनना शुरू कर दिया है जो उन्हें बहुत पहले से टैरिफ के मामले में रोकते और टोकते नजर आ रहे थे। हम आज ट्रंप के इसी एक वाक्य के लेकिन बेहद अहम पोस्ट के मायने समझने की कोशिश करेंगे। समझेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति का आखिर इशारा क्या है, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। आज हम इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ ग्लोबल पैनल भी होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। We missed you. We missed you a lot. You're smart. आइए डिबेट की शुरुआत करते हैं। मैं पहले इंट्रोडक्शन करा दूं कि कौन कौन मेहमान हमारे साथ हैं और उसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे। मेजर जनरल अश्विनी सीवाच रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आज हमारे साथ जुड़ेंगे। जेके त्रिपाठी पूर्व राजनायक हमारे साथ आज की डिबेट का हिस्सा होंगे। कर्नल यूएस राठौर रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ होंगे। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश उपाध्याय जुड़ चुके हैं। पूर्व राजनायक दीपक वोरा साहब आज की डिबेट का हिस्सा होंगे। इसके अलावा जी मीडिया के संवाददाता नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं नीरज पांडे का रुख करूंगा। नीरज, ये अचानक से ट्रंप घुटने पर कैसे आ गए? ये किस तरीके की रणनीति है, ये किस तरह की कूटनीति है? कुल मिलाकर के देखा जाए तो विदेश नीति के स्तर पर जहां भारत की आलोचना कर रहे थे कुछ लोग, अब उनको ये जवाब भी ट्रंप ने दे दिया है अपने इस पोस्ट से। देखिए, ट्रंप अभी वैसी ही हरकतें कर रहे हैं अनुराग, जैसे किसी गांव में कोई दो परिवारों की लड़ाई में कोई व्यक्ति बात करता हो। क्योंकि देखिए, ये वर्ल्ड ऑर्डर को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि इस देश में हर देश की अपनी संप्रभुता होती है और वो देश अपने हिसाब से काम करता है, किसी व्यक्ति या किसी देश की वजह से नहीं चलता है। अमेरिका की अपनी सल्तनत है, भारत की अपनी सल्तनत है, चीन और रसिया की अपनी सल्तनत है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि चाइना के साथ जैसे ही दोनों देश खड़े नजर आए, वो कहीं ना कहीं ट्रंप को मिर्ची लगी है और यही कारण है कि उन्होंने एक बार फिर से ये रिएक्ट किया है और ये बताने की कोशिश की है कि चीन जो अंधकारमय देश है, जो एक सबसे आप कह सकते हैं कि गहरा और अंधकारमय देश है, उसके हाथों हमने दोनों देशों को दिया। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत एक बहुत ही समझदार कंट्री है और उसने पिछले कुछ दिनों में विदेश नीति में अपने बहुत सारे परिवर्तन किया है। वर्ल्ड ट्रेड मार्केट में उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और बताने की कोशिश की है कि हम सबसे बड़े कंज्यूमर स्टेट हैं और किसी को भी अपना सामान बेचना है तो हमारे पास आएगा और हमें भी जहां सबसे सस्ता सामान मिलेगा हम वहां जाएंगे। और यही कारण है कि रसिया से चाहे ऑयल परचेज हो, चाहे उसको इंक्रीज करना हो या दूसरे जो कंट्री है, दूसरे जो अवसर है उसको खोजना हो, वो भारत ने किया है। और उसी का कहीं ना कहीं ये अमेरिका को बात चुभ रही है कि भारत ऐसा कैसे कर सकता है। हम सबसे बड़े मठाधीश हैं, हम सबसे बड़े दादा हैं और बिना हमसे बात किए, बिना हमसे राय मशवरा किए भारत 10% से 20% ऑयल इंक्रीज कैसे कर सकता है परचेज करना रसिया के साथ या दूसरी कंट्रीज के साथ वो ऑयल परचेज कैसे कर सकता है। ये सारी बातें हैं और कहीं ना कहीं ये जो सारी लड़ाई है वो वर्ल्ड ट्रेड की लड़ाई है। अनुराग, ठीक बात है, वर्ल्ड ट्रेड की लड़ाई है। अब यहाँ ट्रंप के इस बयान के मायने समझने होंगे। नीरज, मैं आपके पास लौटूंगा। जेके त्रिपाठी हमारे साथ हैं, पूर्व राजनायक। जेके त्रिपाठी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ट्रंप के इस बयान के मायने क्या हैं, क्योंकि ट्रंप ने चीन को खतरनाक बताया है, अंधेरा बताया है और कहा है कि अंधेरे युक्त और खतरनाक चीन के हाथों भारत और रूस को हमने खो दिया। क्या मायने हैं इसके? क्या वो व्यंग कर रहे हैं या वाकई में वो नर्वस हैं, घुटनों पर हैं? देखिए, वो नर्वस
उन्होंने कहा अंधेरे और खतरनाक चीन और रूस के हाथों हमने भारत को खो दिया है, मतलब वो ये मान रहे हैं कि भारत को खो दिया, भारत के साथ रिश्ते तल्ख हो गए। अब सिर्फ वही नहीं मान रहे, आपने देखा होगा कि एक मेरे पास पूरी एक लंबी लिस्ट है जहां उनके मार्को रूबियो ने देखिए एससीओ के तुरंत बाद कह दिया था कि ये भारत और अमेरिका के रिश्ते जो है 21वीं शताब्दी के सबसे अच्छे रिश्ते हैं। एक ये देखते हुए डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज करते हुए, वहीं जो उनके इकोनॉमिक वो है सेक्रेटरी फाइनेंस बेसेंट खिलाफ है भारत के, नवारो तो खिलाफ है ही, नवारो ट्रम्प से ज्यादा ट्रम्प है। लेकिन आप देखिए एक लंबी लिस्ट है जो कि ट्रम्प के इस कदम के खिलाफ है, जो कि सिर्फ रिपब्लिकन की डेमोक्रेट्स की नहीं, रिपब्लिकन की लिए निकी हेली, जॉन बोल्टन, जेम्स सुलिवान और रिचर्ड बोफ, एडवर्ड प्राइस जो कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एडजुसेंट प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स, माइक वॉल्स, मेरी किशन जो कि बहुत बड़ी पत्रकार और स्ट्रेटेजिस्ट है, उन्होंने साफ कर दिया कि वी नीड इंडिया टू फाइट चाइना, वी कैन नॉट फाइट चाइना अलोन इन एशिया। और इसके साथ डिक डर्बिन जो डेमोक्रेट्स के चीफ व्हिप हैं, उन्होंने कह दिया कि आपने तो भारत के साथ रिश्ते खराब कर लिए। रो खन्ना जो यूएस सीनेटर है भारतीय ओरिजिन के, उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि देखिए आपको नोबेल प्राइज के लिए मोदी ने नॉमिनेट करने से इनकार कर दिया, इसलिए आपका इन्फ्लेटेड ईगो जो है वो इसके खिलाफ। अब ट्रम्प आप देखिए दूसरी ओर कहा फेडरल वो सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रहे हैं कि आप हमारी इमरजेंसी पावर्स को बरकरार कीजिए, नहीं तो फिर हमारी इकोनॉमी चौपट हो जाए। रात को उन्होंने डिनर किया 20 से ज्यादा कारपोरेट हेड्स के साथ, जिसमें 4 इंडियन ओरिजिन के कारपोरेट हेड्स भी थे, सत्या नडेला और ये क्या कहते हैं सुंदर पिचाई और 2 और उसमें भी उन्होंने ये सब बातें की। अब वो सोचते थे कि भारत कुछ कर नहीं पाएगा, भारत ने इसके लिए प्रिवेंटिव कदम उठा लिया। आपने देखा यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा पीटीए जो है बड़े तेजी से बड़े एडवांस स्टेज पे अभी उन्होंने कहा भी था जी, मोदी जी ने बात मेरे को लगता है कुछ तकनीकी खराबी आई है। ठीक है, स्काइप का कुछ इशू है। भारत ने कॉटन सर मैं लौटता हूं, आपके स्काइप में कुछ इशू है, कुछ तकनीकी खामी है, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, ट्रंप के बयान में एक और बात है जो ध्यान देने योग्य है, और वो ये है कि उन्होंने भारत और रशिया को शुभकामनाएं दी हैं नए संबंधों के लिए। तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए? क्या ट्रंप नाउम्मीद हो चुके हैं, या वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह संदेश दे रहे हैं कि अब भारत और रशिया के साथ अमेरिका के संबंध कभी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें नया चीन मुबारक हो और उसके साथ उनके रिश्ते और भविष्य जो है वो उज्जवल हो? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई वो कुछ ना कुछ सिंडिकल है। हाँ। वो दिखा रहे हैं कि भाई अगर आप चीन के साथ ही जाना चाहते हैं जाएं, मगर आपको ऑल द बेस्ट। एक प्रकार ये कहने की कोशिश करें कि चीन तो खुद ही डूबा हुआ है और आपको भी डुबोएगा, एक प्रकार से ताना कस रहे हैं भारत पे। पर आप इसको दूसरी तरफ से देखें कि वो रूस की कहाँ बात कर, रूस कब था चीन के अमेरिका के साथ? रूस तो अमेरिका के साथ था नहीं, रूस तो चीन के साथ खड़ा है। इस जब से ये लड़ाई चली है रशिया यूक्रेन की, धीरे धीरे रूस जो है वो इकोनॉमिकली चीन के ऊपर डिपेंडेंट होता जा रहा है। बात आती भारत की, भारत को किसने खोया? भारत को खोया अमेरिका के ट्रंप की बेवकूफी से, क्योंकि भारत और अमेरिका के तो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे हम। 25 साल से हमारे रिलेशनशिप बहुत ही धीरे धीरे बहुत अच्छे हो गए थे। एक बाईपार्टीजन अंडरस्टैंडिंग थी अमेरिका में, चाहे रिपब्लिकन थे या डेमोक्रेट थे। और यही नहीं, न्यूक्लियर सप्लाई डील के बाद भारत एक ऐसे लकुलौते देश हैं जिसने अमेरिका के 4 फाउंडेशन बेसिक एग्रीमेंट की थी, जो कि मानने लायक है। GSOMI जनरल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंफॉर्मेशन, कोमकासा कम्युनिकेशन कंपनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट, लीमियो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, बेसिक एक्सचेंज ऑफ कोऑपरेशन एग्रीमेंट, बेका। कहने का मतलब है इतने अच्छी एग्रीमेंट थी कि हम रियल टाइम इंटेलिजेंस लें, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करें और एक दूसरे के साथ मिलिट्री टू मिलिट्री बहुत ज्यादा साझा करें। आज आपने उस पर पानी फेर दिया।
आपने एक स्ट्रोक ऑफ जिसमें आपने 50% अपने दोस्त के ऊपर आपने टैरिफ लगा दिया। ये कोई दोस्त पे ऐसा काम करता है? तो ये जो ट्रंप बोल रहे हैं ये किया किसने? ये भारत ने तो आज तक एक भी एडवर्स स्टेटमेंट नहीं दी है, ना डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट बोला है। हम वो कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। उसको समझना चाहिए कि भारत जापान नहीं है, भारत ऑस्ट्रेलिया नहीं है, भारत ईयू नहीं है कि चुपके से आपके प्रेशर में आएगा, आप जो बोलेंगे वो मान जाएगा। भारत एक प्रकार इंडिपेंडेंट है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का देश है, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। आपने 50% टैरिफ लगा दिया, आपने सोचा जैसे जापान को, ऑस्ट्रेलिया को, ईयू को वो घबराएंगे, आप उनके साथ एक प्रकार टैरिफ की डील करेंगे अपनी मनमाजी से। तो ऐसा नहीं होने वाला। मैं कहता हूं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी बात जो है चीजें ट्रैक पे आ सकती हैं। ऐसा लगता है नवंबर में कोई ना कोई ट्रेड एग्रीमेंट भारत और अमेरिका के बीच में हो सकती है, मगर अमेरिका को रवैया चेंज करना पड़ेगा। यह यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, यह मल्टीपोलर वर्ल्ड है। यह दादाशाही से नहीं चलेगा। और यह किसी ने सोचा था कि भारत जैसा देश जो इतना नजदीक है अमेरिका के, उसके पीछे ये 50% टैरिफ। तो ये जो अब बात कर रहे हैं कि आज रूस के और भारत मिल गए चीन की तरफ। रूस तो पहले ही था, ये भारत को पुश किया आपने, आपकी बेवकूफी से किया है, आपकी ट्रांजिशनल लीडरशिप से किया है, आपकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी से किया है। और मुझे लगता है दो बातें और हैं कि हमारा 90 बिलियन डॉलर का एक प्रकार ट्रेड है। हमारा जितना भी ट्रेड है उसका 12% है। हमारे को इंपैक्ट होगा, हम ये नहीं कह रहे, मगर हम इसको साइन करेंगे। जैसे GST 2 जो रिफॉर्म आए हैं उससे हम डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाएंगे, हम दूसरी मार्केटें ढूंढ रहे हैं, हम कुछ सब्सिडी देंगे। मगर यह है अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उसने एक बड़ा मित्र खो दिया। वो कहते हैं हमें अमेरिका की जरूरत थी, पर अमेरिका को भारत की बहुत बड़ी जरूरत थी। अगर उसको चीन से साउथ एशिया को अंदर उसको न्यूट्रलाइज करना था या उसको काउंटर बैलेंस था तो वो भारत था। वो क्वाड किस लिए बनाया आपने? क्वाड भी तो आपने ये बताया कि इंडो पैसिफिक में एक प्रकार फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, और आज चीन के साथ कौन करेगा? तो मुझे लगता है शिवाजी जी मैं लौटूंगा। मैं कर्नल US राठौर आपसे जानना चाहूंगा कि शिवाजी जी एक उम्मीद जता रहे कि कल को हमें भारत और अमेरिका के बीच कोई बड़ी डील देखने को मिल सकती है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ट्रंप ने अपने बयान से इसकी संभावनाएं नकार दी हैं, बल्कि एक बयान जिसमें उन्होंने चीन को गहरा, अंधेरा और खतरनाक बताया है, इस तरीके का बयान देकर एक नया विवाद उन्होंने पैदा कर दिया है अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। जी हाँ अनुराग, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुने और शाब्दिक अर्थ निकालें तो उनका कहना यही है कि चीन एक ब्लैक होल है और ब्लैक होल में हर चीज घुस जाती है। तो ये कह रहे हैं कि चीन एक ब्लैक होल है, भारत और रूस भी अंदर गए, हमारी शुभकामनाएं। तो अभी तो ये सार्काज्म से भरा हुआ है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि अगर आप देखें तो ट्रंप बहुत बड़े प्रेशर में है और अमेरिका के अंदर, उनकी पार्टी के अंदर, उनके अपोजिशन में और बाकी जो प्रबुद्ध वर्ग है वो सारे के सारे इस बात पे डाल रहे हैं कि ये आपने बहुत गलत किया है, भारत के साथ रिश्ते खराब किए हैं आपने। और किसी भी लेवल पे देखें, जियो स्ट्रेटेजी, जियो पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ट्रेड, किसी भी लेवल पे आपने रिश्ते खराब किए हैं। और इतना ही नहीं किया, जो आपके जो मातहत हैं, नवारो हैं या बेसेंट हैं या और कोई लोग हैं, इन सब ने भारत को अपशब्द भी कहे हैं। अब ये सब चीज सुनने के बाद अगर कोई देश जरा सा भी स्वाभिमानी होगा तो आपके यहाँ तो तलवे चाटने वापस नहीं जाएगा। 50% टैरिफ का ये मतलब तो नहीं है कि भारत भूखों मरेगा। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात आती कि ट्रंप को जियो स्ट्रेटेजी की समझ नहीं है। अगर 2 मिनट निकाल के वो ग्लोब के ऊपर ध्यान से देखें और साउथ इंडियन पेनिनसुला को देखें तो उन्हें पैसिफिक की, इंडियन ओशन की स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगी। जन जाने कितने स्ट्रेटेजिस्ट ने पूरी जिंदगी अमेरिका में ये बात कही है कि हम एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं, हमें हिकारत भरी निगाह से देखोगे तो कोई फायदा नहीं है। और इसके साथ अनुराग जी एक और चीज है, हम तो ये देख रहे हैं जो दिखाई दे रहा है, साथ में ट्रंप के आने के बाद डीप स्टेट भी बहुत एक्टिव है।
आप ठीक है। पाकिस्तान के अंदर देखें तो फील्ड मार्शल को बुला बुला के बातें हो रही हैं। आप बांग्लादेश देखें तो वहां पर सेंटकॉम बैठा हुआ है पैसिफिक कमांड का, और ठीक है। वो वहां पर अभी भी प्रेजेंस है, और बांग्लादेश ठीक है, के जो यस राठौर तेवर जी, हैं मैं लौटूंगा आपके वो पास, बिना हम इस चर्चा में आगे अमेरिका बढ़ेंगे। के शायद के लेकिन भी हो नीरज पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मैं यूएस राठौर साहब लौटता हूं। नीरज पांडे, अब क्या अगला बयान ट्रंप का टैरिफ को लेकर के हो सकता है? क्या उम्मीद जाहिर की जा रही है? भारत पर टैरिफ उन्होंने लगाया और जस्टिफाई ये किया कि वो रशिया और यूक्रेन का युद्ध रोकना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भारत पर यह टैरिफ लगाया। अब जब उन्होंने भारत को खो दिया तो क्या टैरिफ को लेकर के भी कोई बयान आ सकता है उनका? देखिए अनुराग, अगर पिछले कुछ दिनों के बयान पर उनके गौर करें तो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल पर्सनालिटी के रूप में उभर कर सामने आए हैं ट्रंप। वो कुछ क्या बोल देंगे, क्या कह देंगे, क्या लिख देंगे, कुछ समझ में नहीं है। क्या निर्णय ले लेंगे वो अमेरिका के लोगों को भी नहीं पता, उनकी टीम को भी नहीं पता है कि अगले पल वो क्या बोलने वाले हैं। तो ऐसी अनप्रिडिक्टेबल पर्सनालिटी से आप ये तय नहीं कर सकती कि आगे क्या बोलेंगे, टैरिफ पे बोलेंगे, कल का ये वो घोषणा कर दें कि हम 25% टैरिफ पे फिर से वापस जा रहे हैं, या घोषणा कर दें कि हम 50% को 100% ले जा रहे हैं। इनसे कुछ भी उम्मीद आप कर सकते हैं। ऐसे आदमी जिसको जियो पॉलिटिक्स की समझ बहुत कम हो या जानबूझकर जियो पॉलिटिक्स को बिगाड़ना चाह रहा हो, उससे आप कुछ भी अपेक्षा कर सकते हैं। फिलहाल जो मैं अभी सुन रहा था उसमें एक बात तो समझ में आ गई कि ट्रंप वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करना चाहते हैं, और ये वो अपनी मठाधीसी भी दिखाना चाहते हैं, लेकिन उनकी मठाधीसी को कोई जो दूसरे कॉन्टिनेंट है उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और वही कारण है, यही कारण है कि लगातार उनका फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रहा है, और उस फ्रस्ट्रेशन पे लगातार वो बयान अपने बदल रहे हैं। ठीक जी, नीरज बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जरूरी हुआ तो अपडेट के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। राकेश जी, राकेश उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। राकेश जी, सवाल यह है कि बयान बहादुर ट्रंप जो हैं, क्या वो कंफ्यूज हैं? हमने देखा कि अब उन्होंने पहले टैरिफ लगाया, कहा मैं युद्ध रुकवाना चाहता हूं इसलिए मैं भारत पे टैरिफ लगा रहा हूं। अब वो ये कह रहे हैं कि मैंने गहरे, अंधेरे और खतरनाक चीन के हाथों भारत और रशिया को खो दिया है। वो कल तक ये कह रहे थे कि जिनपिंग हो, पुतिन हो, किम जोंग हो, ये अमेरिका के खिलाफ एक साजिश है, या अमेरिका को एक थ्रेट है। अब वो कह रहे हैं कि रूस को खो दिया। क्या मान क्या रहा है? वो किसको दोस्त मान रहे हैं, किसको दुश्मन मान रहे हैं? कुछ जस्टिफाई हो रहा है, कुछ साफ होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इस बार जो ट्रंप 2 गवर्नमेंट है उसमें उनका तो एजेंडा था मागा, लेकिन हमारा भी एजेंडा पहले से है, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। दुनिया के सभी देश के राष्ट्राध्यक्ष डेमोक्रेसी में अपने अपने देश को महान बनाने में लगे, लेकिन जिस तरह का बर्ताव ट्रंप 2 एपिसोड में हम देख रहे हैं, और केवल भारत के साथ नहीं, दुनिया के अनेक देशों और नेताओं के साथ, अभी जो मौजूदा ताज़ा बयान है ये भी व्यंग्यात्मक है। हाँ। एक तरफ पहले चैप्टर में तो है कि भाई पहले हिस्से में हमने खो दिया, लेकिन दूसरा क्या है कि एक अंधेरे कुएं की तरफ भारत बढ़ रहा है। अरे आप खुद ही एक अंधेरे कुएं पाकिस्तान के चक्कर में फंस गए हैं। एक उसके डिरेल्ड सूखा कुआं है एक अंधे कुएं में डिरेल्ड देश के फेल्ड स्टेट जिसको कहा गया है, उसके एक सेनाध्यक्ष के लॉलीपॉप पर आप फिसल गए। आपको नोबेल चाहिए। यही तो दुनिया भर में डिस्कशन हो गया कि ये क्यों इनका ये रवैया हुआ कि मुझे अगर नोबेल मिल जाए तो विश्व इतिहास में मेरी एक कीर्ति हो जाएगी। और इसके लिए उन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त, सबसे अच्छे सहयोगी, भारत ने तो कभी ऐसा नहीं कि चाइना का क्रिटिसिज्म हम कर रहे हैं, हम रशिया के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं, या हम अमेरिका को खुश करने कोई चीज़ कभी की, तो हमने सबके साथ एक अपना बैलेंस बना करके रखा है पहले दिन से। भारत की जो विदेश नीति है गुटनिरपेक्ष पंडित नेहरू के ज़माने से, और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो पॉलिसी कम अधिक भारत के इंटरेस्ट को लेकर आगे बढ़ रही है, और उसमें दुनिया के साथ विन विन सिचुएशन में हम बिजनेस कर रहे हैं। अब जिस तरह से इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दे दी भारत को वस्तुतः 50% टैरिफ दे करके, हमको लग गया कि ये जो अंग्रेज जाति है ये पिछले 200 साल से हिंदुस्तान को चूस रही है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सारा यूरोप और सारा अमेरिका हिंदुस्तान की लूट से खड़ा हुआ है। ये 43 ट्रिलियन लेकर के हिंदुस्तान से गए, सारा इतिहास गवाह है। आज भी ये चाहते हैं कि भारत को गुलाम बना करके, ये मनुष्य को मनुष्य नहीं मानते, ये इनकी फिलॉसफी है। खैर, अब राजनीति में दोस्ती का एक सिलसिला चला है,
हमारे देश के तमाम नागरिक अमेरिका में महत्वपूर्ण ओहदों पर हैं और तमाम रिसर्चेज में, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में, लैब में, नासा में, सब जगह वो छा गए हैं। अब इसको देख करके इनको पीड़ा हो रही है कि उनके बीच में क्या मैसेज आपने दिया है भारत के बारे में टिप्पणी करके। सारा अपोजिशन और रिपब्लिकन्स के भीतर भी एक हंगामा मचा हुआ है कि आप एक तो अपनी होम इकोनॉमी अपने संभाल नहीं पा रहे हैं, महंगाई अमेरिका में चरम पर जा रही है, दूसरी तरफ भारत में हमने तो भारत में एक आज कल ही देख लिया जिस जीएसटी रिफॉर्म में कैसा दौर आने जा रहा है, चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई है केवल 2 स्लैब दे करके टैक्स में। और अमेरिका का टैक्स ऐसा मकड़जाल हो गया है कि रोजमर्रा की चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं, बच्चों की स्कूल की फीस है या उनका इंश्योरेंस का मामला है, हेल्थ सेक्टर है, सब जगह बर्बादी की ओर है। हम तो सहयोग कर रहे थे हर जगह, उन्होंने एक अवसर दे दिया कि भारत अब स्वदेशी और स्वराज की पिच पर आकर खड़ा हो गया है। ये स्वदेशी बार बार भारत के पॉलिटिकल लीडरशिप के जहन में आ जाता है। क्यों? अंग्रेजों के जमाने से हमने देखा है, 1905 में लोकमान्य तिलक के समय देखा, गांधी जी के समय देखा, इंदिरा गांधी के समय देखा, अभी हमने जब डंकल प्रपोजल आया था तो भाजपा तो स्वदेशी के मंत्र को लेकर के ही भाजपा की जो नेतृत्व की त्रयी थी, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये स्वदेशी मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे। अचानक ये डाइवर्जन आया और हम ग्लोबल जो रिफॉर्म्स आए उसके कारण हमने स्वदेशी को पीछे किया। लेकिन फिर से स्वदेशी का जो मंत्र है ये भारतीय राजनीति में, इंडियन पॉलिटी में सेंटर स्टेज पर आकर खड़ा हो गया है। ठीक है, अरविंद मोहन वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद मोहन जी, ट्रंप के इस बयान से आपको खुशी मिली है या आप को चिंता ज्यादा हो रही है? देखिए, खुशी और चिंता की बात कम है। असली चीज़ ये है कि ये एक सच्चाई है और जो ट्रंप कर रहे हैं उसका हमारी इकनॉमी पे और दुनिया की इकनॉमी पे बहुत तेज़ी से असर हुआ है। मेरे ख्याल पिछले काफ़ी दिनों में किसी लीडर के करतूतों से इतना फ़र्क नहीं पड़ा है। और जिस चीन को मानते हैं कि पता नहीं कहाँ वो डार्क एज में जा रहा है और भारत उधर चला गया, वो चीन बड़ी तेज़ी से इसी दौरान उभरा है। माने आर्थिक ताकत के तौर पे तो उभर रहा था पिछले 20 साल से, लेकिन जब से ट्रंप महाराज आए हैं और आने की तैयारी है, तब से मुझे लग रहा है कि चीन इतनी तेज़ी से ताकतवर होकर उभरा है और वो सारे अमेरिका विरोधी ताकतों का न्यूक्लियस बन के आ गया है। हम सब लोग चीन को नुकसानदेह मानते रहे हैं और चीन से हमारे बॉर्डर के डिस्प्यूट समेत सब चीज़ें, इवन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन हमारे खिलाफ पाकिस्तान को मदद करता रहा। लेकिन हम मजबूर होके एक तरह से उसकी तरफ गए हैं क्योंकि इकनॉमी की जो ज़रूरतें हैं, डिप्लोमेसी की जो ज़रूरतें हैं, वो रूस उसकी तरफ आया है। तो एक अजीब किस्म का पावर सेंटर उसके इर्द गिर्द बनता जा रहा है और वो न्यूक्लियस अब यूरोप और अमेरिका नहीं है। अमेरिका अपने को भ्रम में भले पाल रहा हो, लेकिन चीन ने जिस तरह से उसको जवाब दिया इसी टैरिफ के सवाल पे और चीन डिप्लोमेसी में जिस किस्म से उसको जवाब दे रहा है, मुझे लग रहा है कि ट्रंप का ये कहना अभी उनके अहंकार भर को बताता है। असलियत में अब चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदली हैं और अगर उनका 3 साल का, अभी 3 साल से ज़्यादा का जो टर्म बचा हुआ है, मेरे ख्याल इसी तरह से वो चलाते रहे और अमेरिकी बाकी सिस्टम की तरफ से भी हम पाते हैं कि कोई रोक टोक नहीं हो रही। वहाँ के पार्टियों की तरफ से, वहाँ के कोर्ट की तरफ, कोर्ट ने फैसला दिया कि ये गलत आप कर रहे हैं, लेकिन उसको रोका नहीं। तो इसलिए वहाँ के जो सिस्टम में चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, उस तरफ से भी कोई अभी इंडिकेशन नहीं है कि ट्रंप पे रोक लगेगी या उनके फैसलों पे रोक लग रही। तो इससे जो नुकसान हो रहा है उसमें अमेरिका का जो भी हो, चीन बहुत ताकतवर ढंग से उभर के आ रहा है और हम एक मजबूरी में कहिए या अमेरिकी करतूत के चलते कहिए, धकेले जा रहे हैं चीन की तरफ। और अब चीन से जो अभी इस बीच में लग रहा था कि चीन से हमारी दोस्ती उस तरह से, इतनी तेज़ी से बिजनेस बढ़ रहा है, इतने तेज़ी से बिजनेस डेलीगेशन चीन जाने लगे हैं, क्योंकि जब अमेरिका का रास्ता बंद होगा तो सब लोग नया रास्ता खोजेंगे और हमारी इकनॉमी जिस पोजीशन में है उसमें ये गुंजाइश अभी है कि वो तेज़ी से अभी और बढ़े। तो उसको ऐसे पार्टनर चाहिए। अगर अमेरिका अपनी पार्टनरशिप को लेके भ्रम में था तो उसको अपना भ्रम छोड़ना होगा, लेकिन वो जो कर रहे हैं उससे नया ऑर्डर बन रहा है
और जिस चीन से वो डरते रहे हैं और जिस चीन को लेके उनको परेशानी रही है, वही चीन ज्यादा ताकतवर होकर उभर के ठीक है, इस मुद्दे पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले जेके त्रिपाठी जी से मैं जानना चाहूंगा। जेके त्रिपाठी जी, डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूज हैं या कंफ्यूज कर रहे हैं? देखिए, दोनों चीज है अनुराग जी। वो खुद कंफ्यूज है शुरू से ही, और इसीलिए वो कंफ्यूज कर भी रहे हैं। वो जो बोलते हैं उसका कोई पता नहीं लगता कि क्या बोलते हैं। जैसे कि सभी लोगों ने कहा कि वो बड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं, हालांकि उनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी में एक प्रिडिक्टेबिलिटी छुपी हुई है। वो ये कि एक बिजनेसमैन की तरह, एक कूटनीतिक या राजनीतिक की तरह नहीं, एक बिजनेसमैन की तरह वो हाई ग्राउंड से शुरू करते हैं कि ये एक कंडीशन है, और फिर धीरे धीरे कंडीशन में कमी लाने लगते हैं, ताकि कहीं पर वो एक मीटिंग ग्राउंड हो जाए जहां पे वो सो कॉल्ड कोर्ट उनको डील कर सके। तो ये यही देखा आपने चीन के मामले में, यही कई और मामले में हुआ, रूस के मामले में हुआ। बार बार कहते हैं कि रूस को वैसा करेंगे वैसा करेंगे, फिर रूस के साथ बात करते हैं। तो वो तो दूसरी बात। मैं एक चीज ये यहाँ पे वो करना चाहूंगा, ध्यान दिलाना चाहूंगा अपने पैनल को, कि भारत ने ट्रंप के 50% टैरिफ के खिलाफ क्या किया है। देखिए, सबसे पहले तो भारत ने ईयू के साथ अपने वार्तालाप जो है बढ़ा दिया है एफटीए के लिए। ईस्ट यूरोपियन जो 4 देश हैं, स्विट्जरलैंड वगैरह वगैरह, उनके साथ अपना एफटीए किया है, उसको आगे ले जा रहे हैं। मर्कोसूर जो साउथ अमेरिका का है, उसके साथ आगे ले जा रहे हैं। कैरीकॉम के साथ एडवांस स्तर पे बातचीत चल रही। डोमेस्टिकली देखिए हमारे कहाँ कहाँ नुकसान हुआ। कपड़ा उद्योग को, चमड़ा उद्योग को, मछली उद्योग को, इनको ज्यादा, नमकीन वगैरह की, इनको ज्यादा नुकसान हुआ है। तो क्या किया भारत ने? कपड़ा उद्योग देखिए, 118 करोड़ डॉलर का हम कपड़ा हर साल भेजते, कॉटन वहां से मंगाते थे, कपास अमेरिका से, रॉ मटेरियल, ताकि उससे वो करें। अमेरिका से ज्यादा मंगाते थे। तो अब हम सरकार ने कॉटन के इंपोर्ट पे ड्यूटी का 0 कर दी। मतलब कि अब जो हमारे उद्यमी होंगे, कपड़ा उद्योग वाले, उनको कॉटन सस्ते में मिलेगा। और फिर कॉटन के फिनिश गुड पे ड्यूटी 18% से 5% हो गई है। मतलब उनको जो लागत पड़ेगी वो कम पड़ेगी। तो कम लागत में भेजेंगे तो 50% ड्यूटी के बावजूद उनका फायदा कम होगा, जितना हो रहा था उतना नहीं। इसी के साथ साथ देखिए, ड्यूटी फुटवेयर पे कम हुई, चमड़े की चीजों पर, बैग्स पर, स्नैक्स पर, ये नमकीन भजिया वगैरह वगैरह जो जाती थी। सी फूड पे, फिश पे कम हुई है, 5% हो गई है जीएसटी। तो हमारे एक्सपोर्टर्स को उस पर कम लागत पड़ेगी एक्सपोर्ट करने में, और इसलिए उनका कुशन हो जाए। एक चीज और इसी बीच हुई है, देखिए कि आज ही की अभी की खबर है कि एज ए चेयर ऑफ ब्रिक्स, ब्राजील ने 9 तारीख को नेतृत्व की, ब्रिक्स के नेतृत्व की एक बैठक बुलाई है ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ बात करने को, जिसने हमारे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मैं जेके त्रिपाठी जी आपको रोकूंगा। श्रीनगर से इस वक्त ये बड़ी खबर है, हजरत बल दरगाह में बवाल की खबर है। श्रीनगर की इस दरगाह में अशोक चिन्ह जो लगा था उसे तोड़ा गया है। भीड़ ने ये अशोक चिन्ह तोड़ा है। श्रीनगर के ये देखिए, ये इस तरीके से पत्थर मार करके और श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में लगे इस अशोक चिन्ह को तोड़ा गया। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि अशोक चक्र जो है ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये नेशनल एम्बलम है, ये राष्ट्रीय चिन्ह है, और इसे अगर पत्थर मार करके तोड़ा जा रहा है तो फिर इसके मायने समझने होंगे। खालिद हुसैन हमारे साथ इस वक्त संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे। खालिद, क्या वजह रही? वजह चाहे जो रही हो, ये एक अक्षम्य अपराध है जिस तरीके से एम्बलम को तोड़ा जा रहा है, लेकिन क्या वजह रही है इसकी? खालिद, आपको मेरी आवाज मिल रही है? खालिद हुसैन से हम कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए, ये कश्मीर वक्फ बोर्ड का वहां पर एक शिला लगी हुई है, उसके ऊपर ये अशोक चक्र बना हुआ था, और
इसे पत्थर मार मार कर तोड़ा गया है। हजरत बल दरगाह है ये श्रीनगर की, जहां पर इस कृत्य को अंजाम दिया गया है। अभी देखिए कितने हिम्मत के साथ, कितने हौसले के साथ, कितने नापाक मंसूबे के साथ इस को तोड़ा जा रहा है। हम सब जानते हैं कि अशोक चक्र जो है वो किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वो राष्ट्रीय चिन्ह है, नेशनल एम्बलम है। और ऐसे में उसे तोड़ने के पीछे क्या मंशा हो सकती है, क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है, ये समझना यहां थोड़ा मुश्किल है। राकेश उपाध्याय जी, ये तस्वीरें बहुत डराने वाली हैं। ये इशारा कर रही हैं कि जो भारत विरोधी तत्व हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ों को डाइवर्ट करते हैं, और जो कश्मीर में विकास हो रहा है, हाँ। कश्मीर में एक नई आस जगी है और कश्मीर के भीतर एक बदलाव आया है पॉजिटिव वे में। चारों तरफ लोग खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ग्रुप के भीतर तो बड़ी पीड़ा है। हाँ। अब हजरत बल दरगाह तो हमेशा चर्चित रही है। हाँ। वहाँ आज तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर साहब का जन्मदिन है और दुनिया भर में मनाया जा रहा है। ऐसे पाक मौके पर, और भारत का वो अशोक चिन्ह नहीं, वो भारत का राज चिन्ह है। वो मुद्रा आगे बढ़ती है तो इसका मतलब भारतीय शासन आगे बढ़ता है। हाँ। भारतीय शासन ने 370 कश्मीर से हटा दिया है, और 370 हटा दिए जाने के कारण पेट में मरोड़ तो बहुत लोगों के। ठीक है। अब इसमें एक सिंबल वहाँ उस पूरे बोर्ड पर है, वक्फ बोर्ड का कार्यक्रम है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, वहाँ भारतीय राज चिन्ह अगर लग गया है तो इस पर क्या आपत्ति हो सकती है? कुछ नारे भी लगे। ठीक है, खालिद हुसैन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। खालिद, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है देखना कि राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान इस तरीके से किया जा रहा है और एक राष्ट्र विरोधी गतिविधि हमको देखने को मिल रही है, लेकिन इसकी वजह क्या है? देखिए, ये दरगाह हजरत बल का दरअसल पिछले कई महीनों से रिनोवेशन चल रहा था, और 2 दिन पहले वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष जो है डॉक्टर दरकशला अंद्राबी, उसने इसका उद्घाटन किया। तो जो उनकी इनॉग्रेशन प्लेट है जहां पर उनका नाम लिखा था, उसके एक साइड में अशोक एम्बलम लगा हुआ था। और क्योंकि मुस्लिम इस्लाम धर्म के हिसाब से जहां पर नमाज पढ़ी जाती है वहां सामने किसी भी शक्ल का को नहीं रखा जाता है। एम्बलम में अगर हम देखें तो 2 शेर दिखते हैं, और इसी चीज़ पे इन लोगों ने इतराज़ जताया कि दरगाह के भीतर अगर ये प्लेट लगाई गई तो उसमें ये शक्ल क्यों रखी गई, यहाँ नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। इस्लाम जो मौलाना है, आलिम है इस्लाम धर्म के, उनका कहना है कि जो शक्ल होती है, किसी भी किस्म की शक्ल हो, इंसान की हो या फिर किसी जानवर की हो, उसको सामने रख के आप नमाज नहीं अदा कर सकते। तो यही वजह रही कि आज जब ईद मिलादुन नबी के मौके पर शबखानी होनी है रात भर दरगाह शरीफ में। खालिद, बीजेपी नेता रविंद्र रैना इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र रैना जी, जो जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि नमाज जहां पढ़ी जाती है वहां कोई और चेहरा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मतलब कोई चेहरा और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि उसे ढका भी जा सकता था अगर आप विरोध करना चाहते थे तो, लेकिन इसको इस तरीके से पत्थर के प्रहार से तोड़ करके क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? ये हम सब जानते हैं कि आज ईद मिलादुल नबी का ये जो मुकद्दस दिन होता है वो पूरे हिंदुस्तान में बड़े अदब के साथ और बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ इसको मनाया जाता है। और बड़ी देर के बाद पूरे कश्मीर में भी चूंकि भयंकर बाढ़ और तबाही पिछले दिनों बाढ़ के अंदर हमने देखी, और इसी बीच ये मुकद्दस दिन आया था। मुझे नहीं लगता कि इस दिन पर कोई हंगामा, कोई लड़ाई झगड़ा या इस किस्म का कोई अपवाद कोई होना चाहिए था। इस मुकद्दस दिन हम सबको दुआ करके अमन शांति और खुशहाली के लिए काम करना है। कहीं भी उपद्रव करके इस प्रकार की व्यवस्थाएं या इस प्रकार की बात करके वो जो है वो ठीक नहीं है। हम चाहते हैं
बड़ी मुश्किल से कश्मीर के हालात ठीक हो रहे हैं। हमें सबकी इज्जत है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ईद, दिवाली, होली, ईद मिलादुल नबी का दिन, ये हम सबके मुकद्दस दिन है और हमें सबकी इज्जत है। लेकिन कहीं भी किसी भी चीज को लेकर जो है उपद्रव वो नहीं होना चाहिए। कहीं अगर किसी को दिक्कत है वो वहाँ प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, जो वहाँ के डीसी हैं, हज और औकाफ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनसे बात करके, वहाँ के जो मौलाना साहिबान हैं, जो बड़े मौलवी हैं, जो सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनसे बात करके इस मसले का हल किया जा सकता है। इसमें कोई उपद्रव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद से प्रवक्ता विनोद बंसल भी इस वक्त जुड़ गए हैं। विनोद बंसल जी, ये वीडियो आपने देखा होगा, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वीडियो में लाइव देख रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर, तो मुझे बताते अपने ये जो जिस पट्टिका के ऊपर ये प्रहार कर रहे हैं, वो पूरी पट्टिका पर न करके सिर्फ अशोक एम्बलम पर प्रहार कर रहे हैं। अगर आप चिन्ह की बात करते हैं, मेरी आवाज आ रही है नहीं? तो अगर आप किसी चिन्ह पर प्रहार करते हैं तो मुझे लगता है कि दूसरे चिन्ह पर भी करना चाहिए ना, जो राइट साइड में भी एक चिन्ह बना हुआ है। हमारे संवाददाता विनोद बंसल ये बता रहे हैं कि दूसरे चिन्ह में कोई चेहरा नहीं है, जबकि अशोक स्तंभ में 2 शेर 3 शेर बने हुए हैं। वैसे तो 4 शेर है, लेकिन दिखाई 3 देते हैं, लेकिन उनको इस शक्ल से आपत्ति है। नहीं, बात ये है कि शक्ल तो ये इनकी भी अपनी है शक्ल भाई। जो मौलाना जो नमाज पढ़ाता है मुल्ला, उसकी भी तो शक्ल है। क्या उस शक्ल को भी तोड़ देंगे क्या? और आप मुझे बताइए, क्या घर में जब जाते हैं, घर में जब आप नमाज पढ़ते हैं, तो उस समय कोई पत्नी बच्चा आ जाए, क्या उसको भी तोड़ दोगे क्या? जब रोड पर नमाज पढ़ते हैं, उस समय अगर कोई व्यक्ति वहां से निकल गया तो उसको भी खत्म कर दोगे क्या? ये कौन सी मानसिकता भाई? आखिरकार ये कौन सा धर्म है? ये अधर्म नहीं है तो ये तो धर्म नहीं है, तो अधर्म है। और ये काम नहीं है तो कुकर्म है। मैं कहना चाहूंगा, देखिए, जो कश्मीर की हालत जिस तरह से तेज गति के साथ बदली है, ठीक हुई है, उसको पुनः समाप्त करने के प्रयास में पहले भी यहाँ पे मिलिटेंसी में, दहशतगर्दी में मुलव्वस थे, अभी ये पर्दे के पीछे थे, अभी आज फिर से पर्दे के सामने आ गए। रक्षा जी, चूंकि कल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आज चूंकि रात भर यहाँ तकरीबात हो रही, अभी जो इंसिडेंट पेश आया है, अभी चूंकि थोड़ा सा तजब्जुब में लोग भी हैं, तो क्या नहीं, कोई तजब्जुब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह शरीफ सेफ है और सब कुछ सेफ है, और ये गुंडे ज़्यादा देर तक तो रहेंगे नहीं, सलाखों के पीछे बहुत जल्दी होंगे इंशाअल्लाह रहमान। दरक्षा अंद्राबी चेयरपर्सन है वक्फ बोर्ड की, जिनका बयान आप अभी सुन रहे थे। उन्होंने कहा कार्रवाई होगी, और ये जिन लोगों ने राष्ट्र विरोधी, देखिए, ये इंसिडेंट बहुत ही अफसोसनाक है, और नेशनल एम्बलम को तोड़ना खुद के, ये तो एक दहशतगर्दाना हमला है, और एक सियासी पार्टी के गुंडे हैं जिन्होंने ये किया है। इन्हीं गुंडों ने पहले भी कश्मीर को तबाही की थी, और आज भी वो खुल के दरगाह शरीफ में आ गए, और हमारा जो ये एडमिनिस्ट्रेटर है, ये मरते मरते बच गया। इनको भी उन्होंने हमला किया, और जो कल से आप पूरे वर्ल्ड में देखिए, दरगाह शरीफ का वीडियो चल रहा था, वायरल चल रहा था, और इनको ये दिल पे तीर चुभ रहे थे, और ये तीर चुभने के बाद इनको लगा ये कैसे हम डाइवर्ट करें। इन्होंने अपने गुंडे भेजे और उन गुंडों ने यहाँ पे हमला कर दिया। क्या कार्रवाई करेगी वक्फ बोर्ड? कानून, क्योंकि इसमें कानूनी तौर पे इन्होंने बहुत बड़ा क्राइम किया है, और एम्बलम, नेशनल एम्बलम तोड़ना ये क्राइम है, और इन्होंने जिस तरह से दरगाह के असासे को नुकसान पहुंचाया है, तो ऐसे लोगों को दरगाह में जो भी ये आइडेंटिफाई होंगे, उम्र भर के लिए यहाँ पे बैन होगी और FIR होगी। क्या हुआ था बताइए। राकेश उपाध्याय जी, ये सही कहा कि ये एक दहशतगर्दी है एक तरीके की, और ये एक राष्ट्र विरोधी गतिविधि है, एक्टिविटी है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई और सजा होनी चाहिए। क्या ये दिमागी जहालत है, मूर्खता है? नहीं, मूर्खता नहीं है, दिमागी जहालत भी नहीं है, डेलिब्रेट एफर्ट है राकेश उपाध्याय जी, डेलिब्रेट एफर्ट है, सोच समझ कर किया गया है। नहीं, और भड़काने पर किया गया है। देखिए, हजरत बल दरगाह को बहुत खूबसूरत बनाया है, उसका रेनोवेशन चल रहा था,
उसको सब तरफ से अच्छा किया है और जाहिर तौर पर जो वक्फ बोर्ड कर रहा है उसका शिलापट है और उसमें भारतीय शासन का चिन्ह है। ये जो चिन्ह है ये तो भाई तुम्हारे नामों के साथ भी लिखा हुआ है, तुम किसी अक्षर पर तो हमला नहीं कर रहे। अरे चंद लकीरें खींची हुई हैं, चंद लकीरों से अगर तुम्हारा मजहब खतरे में पड़ रहा है तो तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम हो क्या। मैं सभी मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा। इसी के साथ आज ताल ठोके में इतना ही। कल शाम 5 बजे फिर जुड़ेंगे एक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। Z News.